बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5.1 है अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर्स। हमारे पास एक स्टील की वायर है और उसकी लेंथ 2 मीटर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर और उसका जो एरिया 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन और उसको हम 400 न्यूटन की फोर्स के साथ स्ट्रेच करते हैं। इमेजिन कर लें कि ये हमारे पास एक वायर है और इसकी ओरिजिनल लेंथ हमारे पास ना 2 मीटर है और इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं 400 न्यूटन की और इसका जो एरिया से दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। अब जैसे हम फोर्स लगाएंगे, इफ द यंग्स मॉड्यूलस स्टील इज 2 इंटू 10 रेज पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका जो यंग्स मॉड्यूलस है वो इतना है। कैलकुलेट द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है लेंथ में जो इजाफा हुआ है ऑफ द वायर की, यानी कि जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये जो लेंथ है, ये जो वायर की लेंथ है ये कुछ यूं हो जाएगी। तो इसमें जो इजाफा हुआ है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल एल से। ये आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगा लेंगे यंग्स मॉड्यूलस का और वो हमने पढ़ा हुआ है कि जो यंग्स मॉड्यूलस है वो इक्वल होता है टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन के, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई के साथ। वाई ऐसे आ गया। टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेस जो सी मर्जी हो फोर्स ओवर एरिया की इक्वल होती है और टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला आएगा चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब इस फार्मूले को हम यूं लिख सकते हैं, वाई ऐसे आ गया, ये जो बटे का बटा ये मल्टीप्लाई कर लेगा एफ के साथ यानी कि एफ एल बन गया और नीचे आ गया ए इंटू डेल एल। अब हमें यहाँ से डेल एल चाहिए तो डेल एल आप इस तरफ ले आए और ये जो वाई है ये डेल एल की जगह आ जाएगा तो फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा, डेल एल इक्वल है एफ इंटू एल ओवर ए इंटू वाई। ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अब इसकी हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। क्योंकि फोर्स की वैल्यू है 400 तो इसकी जगह हमने लिख लिया 400। उसके बाद एल लेंथ दी हुई है उसने 2 मीटर तो ये 2 मीटर आ गया। उसके बाद ए है हमारे पास 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 और वाई है 2 इंटू 10 रेज पावर 11। अब इसको सॉल्व कर लें, ये वाला एक 2 तो इस 2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ से हमारे पास बच गया ऊपर ये 2 4 के साथ कैंसिल हो गया, ये बच गया 200 इंटू नीचे अब देखें 10 रेज पावर माइनस 6 और 10 रेज पावर प्लस 11 तो ये दोनों 10 रेज पावर प्लस होंगी तो नीचे बच गया 10 रेज पावर 5। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये ऊपर जाके आगे 10 रेज पावर माइनस 5, नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी और लेंथ का ऐसा यूं तो होता है मीटर, वो साथ ऐसे आ गया। तो मजीद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 मीटर और अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 0.002 मीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 5.2 है अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर। एक स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 200 न्यूटन पर मीटर है जिसको हम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इस स्ट्रेच्ड और इसको हम खींचते हैं स्प्रिंग को 0.5 मीटर, मतलब इतनी लेंथ में उसका इजाफा होता है। एक्सटेंशन इसमें आ गई जो कि हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है 0.5 मीटर, यानी कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग है और अगर हम इसको खींचते हैं तो इसकी लेंथ में जो इजाफा हो रहा है इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे वो है 0.5। ये उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ये उसमें इजाफा हो गया। तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यानी कि के की वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर है। तो इसमें आगे कहते हैं फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग। अब चूंकि जैसे हम स्प्रिंग को खींचेंगे इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, खींचेंगे तो एनर्जी स्टोर होने की वजह से जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस जाएगा। तो वो जो एनर्जी इसमें आएगी उसका हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो आपने फाइंड करनी है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हाफ के एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, के की जगह आ जाएगा 200, एक्स की जगह आ गया 0.5, ये 2 और 200 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 100। अब यहाँ पे 0.5 का आप स्केल ले लें तो ये आ जाएगा 100 इंटू 0.25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो इसका आंसर आ गया 25 और एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ये साथ ऐसे आ गया। 5.3 वाला न्यूमेरिकल है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर्स। एक कॉपर की वायर है उसकी लेंथ 3 मीटर है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है। इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन और उस पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो 500 न्यूटन की लगा रहे हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द वायर। आपने एक तो ये बताना है कि इसमें जो स्ट्रेस है वो कितनी होगी स्ट्रेस, और दूसरा आपने इसमें ये बताना है कि जो इसमें स्ट्रेन है वो कितनी होगी। तो ये दो चीज़ें आपने इसमें कैलकुलेट करनी है।
इसके अलावा यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर का उसने दिया हुआ है हमें 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऊपर स्टेटमेंट में गिवन नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में आप देखें ये गिवन है। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमने फाइंड करनी है स्ट्रेस, और स्ट्रेस का फार्मूला हमने अभी ऊपर पढ़ा है, वो है जी फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स हमारे पास है, एरिया भी है। फोर्स जो है ना यहाँ पे वो है 500, और जो एरिया वो है 1 इंटू 10⁻⁻6। अब 500 ऊपर ऐसे लिख लें, और ये 1 मल्टीप्लाई होकर सिर्फ यही बच गया ना 10⁻6। इसको आप ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाके ये 10⁻+6 आ जाएगा। उसके बाद मजीद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। अब इसका डेसिमल कहीं नहीं तो लास्ट पे, तो इसको आप उठा के यहाँ पे लेके आए 5 के आगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻2 और आगे 10⁻6, और साथ इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 5 ऐसे आ गया। अब 10 आप ऐड कर लें तो ये आ गया 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास स्ट्रेस है। उसके बाद हमने फाइंड करनी है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का एक तो फार्मूला हमारे पास है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब लेंथ उसने हमें दी हुई है, लेकिन चेंज इन लेंथ हमारे पास नहीं है, इसलिए ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास स्ट्रेन है ना हमारे पास चेंज इन लेंथ है। तो इसलिए ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते स्ट्रेन के लिए। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे यंग्स मॉडुलस वाला। हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस जो है ना, ये इक्वल है हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। अब ये फार्मूला मैंने इसलिए लगाया कि हमें चाहिए यहाँ पे स्ट्रेन, तो स्ट्रेस हमारे पास है और यंग्स मॉडुलस भी हमारे पास है, तो हम स्ट्रेन को इधर ले आएंगे और यंग्स मॉडुलस को उधर ले जाएंगे। तो स्ट्रेन ऐसे आ गई और इधर आ गया स्ट्रेस, और ये जो वाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा स्ट्रेन की जगह। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें, स्ट्रेन ऐसे आ जाएगी और स्ट्रेस की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, वो है 5 इंटू 10⁸। नीचे यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1.1 इंटू 10⁻11। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लें। तो पहले तो आप ऐसा करें कि 5 को 1.1 पे डिवाइड करें, तो इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा 4.54 इंटू, अब ये 10⁸ है, ये 10⁻11 है, तो 10⁻, ये ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाके 8 में से माइनस हो गई, ये आगे -3। उसके बाद मजीद आप जो है ना इसको लिख सकते हैं 0.00454 या 45। अब एक तो या तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लें अगर आपको पता है कैसे लिखना है, अगर नहीं पता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.54, और ये 10⁻³ है, इसको नीचे ले आए तो ये 10⁻+3 बन गई, मजीद 4.54 और 10⁻³ का मतलब होता है 1000, तो इसके साथ डिवाइड कर दें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका यूनिट कोई नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि ऊपर जो स्ट्रेस है उसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और यंग्स मॉडुलस का यूनिट भी सेम है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो यही इसका आंसर है। 5.4 वाला न्यूमेरिकल है, अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मैस 10 kg। एक ब्लॉक है वुड का और उसका मैस 10 kg है, एंड डेंसिटी ऑफ 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और उसकी जो डेंसिटी है 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, फ्लोटिंग इन वाटर, जो कि पानी में तैर है। कैलकुलेट द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। आपने ब्लॉक के ऊपर जो बॉयंट फोर्स है वो फाइंड करनी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ना वो हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसके अलावा ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, और बॉयंट फोर्स आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक तो मेथड ये वाला किया हुआ है इसने, और एक सिंपल इसका मेथड है क्योंकि हमने आर्चिमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है कि अगर एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जो ना फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है पानी के ऊपर, इसका मतलब उस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स है जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं वो उसके वेट के इक्वल होगी। तो इस फार्मूले से भी हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बॉयंट फोर्स ऐसे आ गई, और वेट का जो फार्मूला है वो है mg, m उसने दिया हुआ जी 10 और g है 9.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 98, और बॉयंट फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आप ये मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी है, आप इसको कर लें तो आंसर जो है ना वो सेम ही है। न्यूमेरिकल नंबर 5.5 है, वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप विद अ डायमीटर ऑफ 0.05 मीटर। पानी जो ना वो बह रहा है एक पाइप में से, और उसका जो डायमीटर है 0.05 मीटर है, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और जो पानी की वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है, उसको हम यहाँ पे v1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इफ द पाइप नैरोज टू अ डायामीटर, और अगर पाइप का जो डायामीटर है वो पहले से नैरो यानी कि तंग हो जाए। अब इसकी डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। कहते जी एक पाइप है कुछ यूं करके ना, ऐसे करके। अब एक साइड उसकी ये है, इसका डायमीटर d1 होगा और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वाटर की वो v1 होगी, और एक साइड ये वाली है। अब इसका डायमीटर पहले से तंग है, इसको आप d2 कहते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी है v2 होगी। तो एक डायमीटर उसने जो d1 दिया हुआ है वो है 0.05 मीटर, और जो d2 दिया हुआ है वो है 0.03 मीटर। अब ये वाला जो डायमीटर है पहले की निस्बत कम हो गया, v1 है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। और कहता है जी इसके बाद कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट नैरो सेक्शन। नैरो सेक्शन का मतलब इस साइड पे जो v2 है ये आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि v2 हमने फाइंड करना है। तो सिंपल सा यहाँ पे आप फार्मूला याद रख लें, आपने पढ़ा भी हुआ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि जो वेलोसिटी है जो एरिया ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके अलावा ये भी आपने याद रखना है कि जो एरिया और जो डायामीटर है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका डायामीटर ज्यादा है वहां पे वेलोसिटी कम होगी, और जिसका डायमीटर कम है वहां पे वेलोसिटी जो ना वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये फार्मूला कुछ यूं बन सकता है, एरिया की जगह हम डी लिख दें और वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे आ गई। तो याद रखना है जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिसका डायमीटर कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो v1 यहाँ पे 2 है क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है, और जो v2 है यहाँ पे ये v1 की निस्बत ज्यादा आएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा? अब चूंकि यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमने पढ़ी हुई है वो है a1 v1 इक्वल है a2 v2। ये फार्मूला हम लगाएंगे। अब हमें यहाँ से चाहिए v2, अगर हमें v2 चाहिए तो a2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला कुछ यूं बन गया a1 v1 ओवर a2। अब हमारे पास a1 मौजूद नहीं है, v1 है, a2 भी नहीं है, तो हम यहाँ से v2 जो ना फाइंड नहीं कर सकते। हम पहले फाइंड करेंगे a1, और a1 का जो फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे वो हम लगाएंगे, चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक जो सर्कल है इसका एरिया जो ना वो इक्वल होता है पाई आर का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम a1 की जगह लिख लेंगे पाई r1 का स्क्वायर। ये फार्मूला हम लगाएंगे a1 के लिए। लेकिन मसला ये है कि r1 हमारे पास फिर मौजूद नहीं, तो इस फार्मूले को कुछ यूं हम लिख लेंगे पाई ऐसे ही, और r1 की जगह लिख लेंगे d1 ओवर 2, और ऊपर जो ना वो स्क्वायर ऐसे ही आ गया। चूंकि हमने पढ़ा हुआ है जो रेडियस है वो हाफ होता है, जो डायमीटर है वो ऐसे फुल होता है। तो जो रेडियस है ये डायमीटर का हाफ है। तो यहाँ पे ये फार्मूला कुछ यूं बन गया। तो हम a1 को मजीद जो ना ऐसे लिख सकते हैं पाई d1 का स्क्वायर, और नीचे आ गया 4। ऐसे जो a2 है वो हमारे पास आ जाएगा पाई d2 का स्क्वायर ओवर 4। चूंकि d1 और d2 उसने दिया हुआ है तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे v2 ऐसे आ गया, a1 की जगह हम लिख लेंगे पाई d1 का स्क्वायर ओवर 4, और साथ v1 ऐसे ही नीचे a2 की जगह हम लिख लेंगे पाई d2 का स्क्वायर ओवर 4। ये 4 के साथ कैंसिल, पाई के साथ कैंसिल, तो v2 हमारे पास आ गया d1 का स्क्वायर v1 ओवर d2 का स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ पे देखें जैसे मैंने बताया था एरिया और डायामीटर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया की जगह हम d का डायामीटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जहाँ पे a1 है वहां पे हम d1 लिख सकते हैं, लेकिन इसका साथ स्क्वायर आएगा। ऐसे ही जहाँ पे a2 है वहां पे हम d2 लिख सकते हैं, लेकिन साथ इसका स्क्वायर आएगा। तो ये फार्मूला कुछ यूं बन गया। अब वैल्यूज पुट कर लें, v2 को हम ऐसे लिख लेंगे, d1 की वैल्यू जो उसने दी हुई है हमें वो है 0.05, ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा, साथ v1 की वैल्यू उसने दी हुई है 2, और नीचे हमारे पास जो d2 की वैल्यू है 0.03 का स्क्वायर। अब आप 0.05 का स्क्वायर लेके 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और 0.03 का जो स्क्वायर है इसके साथ डिवाइड कर दें, तो v2 आपके पास आ जाएगा 5.56 मीटर पर सेकंड। तो ये चेक कर लें, डायमीटर कम हुआ था तो वेलोसिटी जो ना वो ज्यादा हो गई। न्यूमेरिकल नंबर 5.6 है, वाटर फ्लो थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप। एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरह एक पाइप पड़ा हुआ है ऐसे करके ना, विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एंड प्रेशर ऑफ 2 लाख पास्कल, यानी कि इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो 2 लाख पास्कल लग रहा है। वेलोसिटी इसकी v1 है, ये इस एंड की बात कर रहा है, और जो इस पे प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है 2 लाख पास्कल एट पॉइंट वन इसको उसने कहा हुआ है कि ये 1 वाला पॉइंट है, इस पे जो प्रेशर है p1 होगा, इसकी जो वेलोसिटी है v1 होगी,
उसके बाद वो कहता है नोजल एट पॉइंट 2, जब वो बात करता है पॉइंट 2 की तो ये वाली साइड आ जाएगी। फिर अब यहाँ पे कह रहा है द प्रेशर डिक्रीज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101300 पास्कल, और उसका जो प्रेशर है दूसरी साइड का वो पहले से कम हो जाता है, यानी कि डिक्रीज होके वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो नहीं भी देता तो आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो 101300 पास्कल के इक्वल होता है। एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेस, और चूंकि अब प्रेशर पहले से कम हुआ है तो हमने बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़ा हुआ है प्रेशर और वेलोसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी यहाँ पे जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी। और वो कहते हैं इंक्रीज होके 14 मीटर पर सेकंड हो जाती है ये वाली वेलोसिटी। उसके बाद फिर वो कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वाटर टिंग द नोजल, आपने ये बताना है कि नोजल के जिस हिस्से में से वाटर एग्जिट कर रहा है यानी कि निकल रहा है वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि V2 ही आपने फाइंड करना है। अब ये न्यूमेरिकल ना कुछ अजीब सी उसने स्टेटमेंट दी हुई है यूं करके कि हमारे पास एक जो एंड है जिसको उसने पॉइंट 1 का नाम दिया, उस पर प्रेशर P1 वेलोसिटी V1 है, दूसरे एंड पे प्रेशर कम हो जाता है और जो वेलोसिटी V2 है वो ज्यादा हो जाती है, वो भी उसने दी हुई है। अब यहाँ पे सवाल में उसने वेलोसिटी V2 दी भी हुई है 14 मीटर पर सेकंड, और फिर कहता है आप इसको बताइए कितनी होगी। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है स्टेटमेंट में। यहाँ तो फिर वो कहता है कि प्रूव करें इसकी 14 मीटर पर सेकंड है, फिर ये स्टेटमेंट सही बनती है। यहाँ फिर वो कहता है जी V2 क्या है, और V2 जो ना वो देता ना। अब उसने V2 दिया भी हुआ है, वो पूछ भी रहा है कि बताएं V2 क्या होगा। तो खैर हमें करना ही पड़ेगा इसको सॉल्व। तो हमारा आंसर जो ना 14 ही आएगा, हम चेक कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन का जो कि हमने पढ़ी हुई है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल है P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। क्योंकि उसने कहा था जो पाइप है इसको हमने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो इसकी जो हाइट है 0.1 की और जो 0.2 की हाइट है ये दोनों की सेम होगी। अगर तो उसने वर्टिकल रखा था ऐसे तो फिर वर्टिकल केस में इनकी हाइट जो ना वो डिफरेंट होनी थी। H1 और H2 दोनों इक्वल हैं तो इनकी जगह हम लिख लेंगे H। तो ये फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1, जहाँ पे H1 है वहाँ पे H आ गया। उसके बाद P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH, तो ये रो GH आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद बाकी फार्मूला हमारे पास जो बचेगा वो यही बच गया P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब हमने यहाँ से फाइंड करना है V2, तो सिंपल यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। P1 की जगह ये वाला फार्मूला मैं नहीं बनाऊंगा, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो P1 की जगह आ जाएगा इसका जो प्रेशर है वो है 2 लाख, उसके बाद प्लस हाफ ऐसे आ गया। रो डेंसिटी है और डेंसिटी ऑफ वाटर जो ना फिक्स होती है 1000, ये आपको याद होना चाहिए, वो 1000 ऐसे आ गई। उसके बाद V1 का स्केयर है तो V1 की जगह आ जाएगा 3 और ऊपर इसका स्केयर आ गया इक्वल। इक्वल के बाद P2 की जगह आ गया 101300 प्लस उसके बाद फिर हाफ ऐसे आ जाएगा और रो की जगह फिर आ गया 1000 और उसके बाद V2 का स्केयर ऐसे आ गया। अब उसके बाद 2 लाख को आप ऐसे लिख लें और ये कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 500, 1002 के साथ डिवाइड होगा और 3 का स्केयर होता है 9, इसको ऐसे लिख लें इक्वल 101300 फिर ऐसे आ गया प्लस ये कैंसिल होके ये फिर यहाँ पे 500 और साथ आ गया V2 का स्केयर। मजीद आप 2 लाख ऐसे लिख लें फिर प्लस 500 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4500। उसके बाद ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और इधर जो ना वो बच गया 500 इंटू V2 का स्केयर। अब आपने इन दोनों को प्लस करके 101300 को इसमें से माइनस कर देना तो इसका आंसर आ जाएगा 103200 और इधर बच गया 500 इंटू V2 का स्केयर। अब हमें V2 चाहिए तो 500 जो ना वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो इस साइड पे बच गया V2 का स्केयर। अब आप इसको डिवाइड करते हैं तो V2 का स्केयर इक्वल आ जाएगा 206.4। और हमें चाहिए V2, तो ये स्केयर है तो हम दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे तो V2 का स्केयर ऊपर स्केयर रूट आ गया 206.4, इसका भी स्केयर रूट ले लें, ये कैंसिल हो गया। V2 इक्वल आ जाएगा 14.36 और इसका यूनिट आएगा 7 मीटर पर सेकंड। 7 में कहता है अ टैंक फिल विद वाटर हैज अ होल एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस। इसमें कह रहा है कि एक हमारे पास टैंक है और पानी से वो फिल है, ऐसे बड़ा हुआ है, तो इसका जो बॉटम है यहाँ पे कहीं पे ना लीकेज हो जाती है, यानी कि सुराख हो जाता है।
तो इसकी जो फिर डेप्थ है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट का डिफरेंस है जिसको हम h1 माइनस h2 लिखते हैं, इसको यहाँ पे हम h के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वो है हमारे पास 5 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल, यहाँ से जो पानी निकलेगा वो किस स्पीड के साथ निकलेगा वो आपने फाइंड करना है। तो ये हमने एक बर्नौलीज इक्वेशन में उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, वहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो v है वो इक्वल आएगा 2g(h1 माइनस h2) और ऊपर इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 2g तो हम ऐसे लिख लेंगे, h1 माइनस h2 जो है ना यहाँ पे उसको हमने रिप्रेजेंट किया है h के साथ, क्योंकि हाइट का डिफरेंस उसने दिया हुआ है h 5 मीटर, तो हम इसकी जगह h ही लिख लेंगे, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। 2 ऐसे आ गया, g की जगह उसकी वैल्यू 9.8 और h की जगह आ जाएगा 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट लेके 9.9 मीटर पर सेकंड। लास्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप आपको पता है स्फेरिकल शेप का होता है, तो कहता है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, उसका हमने वीटी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। रेडियस ऑफ 0.5 मिलीमीटर और उसका जो रेडियस है ड्रॉप का वो है 0.5 मिलीमीटर। अब यहाँ पे जो मसला है हमें वो ये है कि ऐसा यूनिट इसका मीटर होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 0.5 और मिली की जगह 10⁻³ मीटर आ जाएगा, चूंकि मिली प्रीफिक्स है और ये 10⁻³ के इक्वल होता है। उसके बाद फॉलिंग थ्रू एयर, हवा में से पास करता हुआ ये नीचे आता है। अब इसकी स्टेटमेंट भी इनकम्प्लीट है, अगर आप इसको दूसरी बुक्स पे देखें तो वहां पे साथ उसने यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि इसमें जो इट है यानी कि विस्कोसिटी ऑफ एयर है वो है हमारे पास 1.9 इंटू 10⁻⁵ इस तरह भी उसने दी होगी, और बाद बुक्स में उसने इस तरह भी दी हुई है 19 10⁻⁶। तो ये दोनों ठीक है, अगर हम डेसिमल को इधर ले जाएं तो 10⁻⁶ बन जाता है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर भी उसने हमें दी हुई है जो कि हमारे पास है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब टेक्स्ट बुक में उसने यहाँ पे सिर्फ हमें जो डेंसिटी दी हुई है वो वाटर की दी हुई है, एयर की डेंसिटी उसने नहीं दी हुई। ये चूंकि हेल्पिंग बुक्स में डाटा लिया हुआ है तो इसको आपने इग्नोर कर देना है, और यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है डेरिवेशन में वो है हमारे पास 2r²g और साथ आ जाएगा रो डेंसिटी और नीचे आएगा हमारे पास 9 ईटा। अब यहाँ पे 2 ऐसे आ गया और r की जगह हम लिख लेंगे इसकी वैल्यू जो कि हमारे पास है 0. अगर हम 10⁻³ को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी 0.005, ऊपर स्केयर ऐसे आ गया, 9 की जगह 9.8, g की जगह 9.8 और डेंसिटी की जगह आ जाएगा 1000। उसके बाद बटे के नीचे हम लिख लेंगे 9 ऐसे ही, और ईटा की जगह आप मजीद लिख सकते हैं ये वाला 19 इंटू 10⁻⁶। अब इसका आपने स्केयर लेके इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0000049, ये वाला आंसर आएगा। तो ये 9 इंटू 19 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 171 इंटू 10⁻⁶। फिर मजीद आप जो ना ये 0.0000049 को 171 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.0000286 65। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा, और ये 10⁻⁶ है, इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर जाके प्लस की 6। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 28.65 और साथ इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। तो ये फाइनल आंसर है हमारे पास। क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो स्टेटमेंट है उसमें उसने ये वाली चीज़ रेडियस, इसके अलावा विस्कोसिटी ऑफ एयर और डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है। तो एयर की डेंसिटी उसने दी नहीं हुई तो हमने उसका यूज़ भी नहीं करना। तो इस तरह करें आप, इसका आंसर बुक वाला बिल्कुल ठीक आएगा। ये आपके न्यूमेरिकल्स से चैप्टर नंबर 5 के। अल्लाह हाफिज़।